हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं। आप रोज़ हमें अपने 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट डेली देंगे तो उसमें हम आपको कंप्लीट पॉलिटी करा देंगे और बहुत अच्छे से आपको याद भी रहेगा। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की ही बात करें। पॉलिटी का हिंदी अर्थ होता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब राज्य काज चलाने की जो व्यवस्था होती है उसी को हम पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था कहते हैं। अच्छा, इसमें जो पॉलिटी नामक एक जो किताब है ये, इसमें 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग और 395 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग, अनुच्छेद जो हैं वो 395 हैं। 395 अनुच्छेद हैं। अच्छा, 22 भाग क्या है? देखो, जब भी हम कोई बुक लिखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी बुक हो XYZ, उसमें कुछ अध्याय होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। इसी प्रकार से 1, 2, 3 जैसे चैप्टर होते हैं। इसी प्रकार पॉलिटी नामक जो बुक है उसमें 22 भाग हैं, मतलब 22 चैप्टर दिए गए हैं और उन चैप्टर्स में जिनका वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद हैं। उस चैप्टर में जो का वर्णन किया गया है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, क्या क्या उसमें बताया गया, तो वही उनका यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो यहीं पे सबसे पहला हम पढ़ते हैं भाग 1। अच्छा, भाग 1 हमसे क्या कहता है? भाग 1 जो बताता है वो बोलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। अच्छा, संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र हमारे जो है भारत में कौन कौन से राज्य हैं, उनको किस प्रकार से मिलाया जाता है, उसका नाम परिवर्तन करना है, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या किसी विदेशी राज्य को मिलाना है, तो इसी बारे में भाग 1 में डिस्क्राइब किया गया है। तो सर, आप इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो इसमें जो अनुच्छेद है ना वो 1 से लेकर, इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 जो है वो हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। भारत एक देश नहीं है। भारत जो है उसमें बहुत सारे राज्य मिले हुए हैं, तब एक देश का निर्माण हुआ है। अनुच्छेद ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, इसी में और एक बात कही गई। अच्छा, राज्यों का संघ है मतलब राज्य मिलके, तो भाई राज्य मिलके बने हुए हैं तो राज्य कहीं ना कहीं तो लिखे जाने चाहिए। तो राज्यों को इसी में बोला गया, जो राज्य है ना, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों को पहली अनुसूची। अनुसूची, अब आप कहोगे अनुसूची क्या है? सर, अनुसूची कुछ नहीं है। अनुसूची पॉलिटी नामक जो बुक है ना, उसमें शुरुआत में ही 4 पन्ने लगा दिए गए हैं। उसमें टोटल जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। तो वो अनुसूची जो है उसमें पहली अनुसूची में हमारे कौन कौन सा राज्य होगा, कब बना, उसका फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे बना, तो वो जो डिस्क्राइब किया गया है वो राज्यों की पहली अनुसूची में किया गया है। उन राज्यों को पहली अनुसूची में दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में राज्य हैं कितने? पहला, दूसरा। अच्छा, तीसरी मैं बात करूं, 3 प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं इसमें, 3 प्रकार से। अच्छा, ये 3 प्रकार के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? 3 प्रकार के क्षेत्र, एक तो स्टेट, जो कंप्लीटली स्टेट होते हैं, जो कि वर्तमान में 28 है। दूसरी बात, यूनियन टेरिटरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश, जो कि वर्तमान में 8 है। तीसरी चीज है अर्जित क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं अर्जित क्षेत्र। देखो, अर्जित क्षेत्र का अभी कोई ज़रूरत नहीं, ना तो हमारे देश में कोई अर्जित क्षेत्र है, यानी कोई सा भी देश, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर अपना अधिकार कर लें तो उसको किस में रखा जाएगा? अर्जित क्षेत्र में। तो इनको 3, आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। राज्य जो है उनको पहली अनुसूची में रखा गया है और इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक तो स्टेट, जो कि एक कंप्लीट राज्य हैं। यूनियन टेरिटरी, जिनमें केंद्र का शासन चलता है, इसलिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और तीसरा अर्जित क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सारे याद कराता चलूँगा। मैं फिर कहता हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हम यहाँ पे देने वाले हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल दूसरा जो हमसे कहता है
संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के अनुसार, संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना के आधार पर किसी विदेशी राज्य को आपस में मिला सकती है। संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है। अच्छा, ये ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। मतलब आर्टिकल 2 ये कहता है हमें राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है, उनकी किसी भी अनुमति, उनकी अनुमति के बिना भी हम किसी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अगर कोई विदेशी राज्य, जैसे 16 मई 1975 की बात है, 16 मई 1975 में सिक्किम जो था, जिसको आप जानते हो सिक्किम जो था एक स्वतंत्र राज्य था। कौन सा था? एक स्वतंत्र राज्य था। ये भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा बना? भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना हुआ है, 22वां राज्य। कब बना? 35वें संशोधन 1974 में इसको सह राज्य, एक राज्य के दर्जा दे दिया गया कि आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ रहिएगा। और 36वां संशोधन 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य जो है वो सिक्किम बन गया है। तो आपको आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? कह रहा है संसद जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 हमसे क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 3 जो कहता है संसद जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद जो है वो, संसद भारत के किसी भी भारत के संसद जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, आप लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। पूर्व अनुमति का मतलब समझते हो? राष्ट्रपति की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को, भारत के किसी भी राज्य को, राज्य का नाम, को की जगह आप का कर लीजिएगा, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, में परिवर्तन कर सकती है। ये संसद को अधिकार है। अच्छा सर, ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। आपको याद होगा, एग्जाम्पल मैं इनके दे देता हूं आपको। एमपी, मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया छत्तीसगढ़, कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को। और भी कोई बना? जी बिल्कुल, यूपी, ये हमारा उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश से मिलके बना हुआ है उत्तराखंड, कब बना सर? ये बना है 9 नवंबर सन 2000 को। नेक्स्ट, और भी कोई? बिल्कुल, बिहार से बना है झारखंड। मतलब इसमें राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत भी नहीं है और संसद ने उस राज्य का टुकड़ा काटकर एक दूसरा राज्य ही बना दिया। ये कब बना? ये 15 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 में ये 3 काम हुए थे जो कि राज्यों को तोड़ करके एक नए राज्य बनाए गए थे। तो आपको समझ आया? पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है? संसद जो है राष्ट्रपति की अनुमति लिए बिना ही किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है? तीसरा हमसे कहता है भारत के किसी भी राज्य को संसद नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।
अच्छा, आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 को देखेंगे तो वो देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद 4 हमसे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। हम लिख सकते हैं अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को, किसको? संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, बाहर रखा गया है। अच्छा, यहाँ पे बात करो। अच्छा, 368 क्या है? देखो, जो अनुच्छेद 368 में रखे गए हैं उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर की ज़रूरत है, राष्ट्रपति की परमिशन की ज़रूरत है। और आर्टिकल 2 कह रहा है संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। तीसरा कह रहा है नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगर आर्टिकल हम 368 में रख देते इसको तो हमें राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती। अब इनको 368 के बाहर रखा गया, इसलिए राष्ट्रपति की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको भाग 1 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और कही गई हैं। जो ये हम काम कर रहे हैं यानी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं या उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें हमें 50% बहुमत की ज़रूरत होती है। कौन से? जो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं, 50% बहुमत। एक और बात कही गई है, वो कह रहा है राष्ट्रपति इस काम के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति जो है इस काम के लिए बाध्य हैं, मतलब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा कि हम विदेशी राज्य को मिलाने में साथ दे रहे हैं। एक तीसरी बात और फाइनल बात ये कही गई, इससे अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगी। अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगी। अच्छा, आपने ये तो समझ लिया अनुसूची 1 क्यों प्रभावित होगी, क्योंकि हम किसी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं या किसी नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। और अनुसूची पहली ही कह रही है कि भारत को राज्य जो है उनको पहली अनुसूची में रखा गया, इसलिए उसमें या तो नाम को ऐड करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। इसलिए ये 3 नियम आप याद रखेंगे। तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। कौन कौन सा? पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद कहता है संसद जो है किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना। और तीसरा अनुच्छेद कहता है संसद जो है किसी सीमा नाम क्षेत्र किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और चौथा कह रहा है 2 तथा 3 में जो संशोधन किया गया उनको 368 के हम बाहर रख देते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ भाग 2। भाग 2 हमसे क्या कहता है? भाग 2 जो है उसमें दिया गया है नागरिकता। भाग 2 जो है उसमें नागरिकता का बखान किया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। अच्छा, नागरिकता का किस किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? देखो, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। अच्छा, मैं पढ़ा ही देता हूँ इसमें नागरिकता भी। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 जो कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका क्या मतलब हुआ? प्रारंभ में नागरिकता मतलब हम अपने भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये कब निर्धारित हुआ? जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था उससे पहले, इसमें 2-3 बातें कही गई हैं। नागरिकता हमको किस किस प्रकार से मिल सकती है वो मैं लिखा देता हूँ आपको।
उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। पहली। दूसरी कंडीशन कही है उसके माता पिता का, या अगर उसका जन्म नहीं हुआ भारत में तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है। तीसरी बात इसमें कही गई है संविधान लागू जब हुआ था, यानी संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उससे 5 साल पहले से या तो आप यहाँ पे रह रहे हों, वो व्यक्ति 5 साल पहले से भारत में रहता हो, तो ही हम उसको भारत का नागरिक कहेंगे। दूसरी कंडीशन। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? अच्छा, अनुच्छेद 5 आप समझ गए। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हमने किस किस को दी? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता भारतीय हों, या 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसके 5 साल पहले से वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो, तभी हम उसको भारत का नागरिक कहेंगे। आर्टिकल नंबर 6 की बात आ जाती है। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए हैं, पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों की नागरिकता। उसमें क्या क्या नियम था? पहला नियम ये था 19 जुलाई 1948 से पहले या तो आए हो आप, 19 जुलाई 1948 से पहले आप आए हो, तभी आप भारत के नागरिक कहोगे। दूसरी कंडीशन उसमें कही गई थी 19 जुलाई 1948 के अगर बाद भी आए हो ना, 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं उनको परमिट नियम लागू किया गया था। परमिट कुछ नहीं था, आप आइए परमिट बनवा लीजिए और उसके 6 महीने बाद, 6 माह बाद हम आपको भारत का नागरिक बना देंगे। 6 महीने बाद भारत का नागरिक बनाएंगे, ये परमिट नियम था वहाँ पे। तो अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, या तो आप 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए हो तो आप भारत के नागरिक हो, नहीं तो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो आप परमिट बनवा लीजिए और परमिट के 6 महीने के बाद हम आपको भारत का नागरिक बना देंगे। अनुच्छेद नंबर 7 आ जाता है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर, अभी देखो, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। दूसरा, अब अनुच्छेद 7 कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता पाकिस्तान से भारत गए लोगों की नागरिकता। कैसे लोग? जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो और तुरंत वापस आ जाए। देखो, जो व्यक्ति, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, पाकिस्तान गया और उसको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, वो वापस आ गया हो किंतु वापस आ गया, किंतु वापस आ जाए, वापस आ जाए तो 6 महीने का आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। तो जो है 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन, तो आप 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, उसके बाद हम आपको भारत का नागरिक बना देंगे। अनुच्छेद नंबर 6 आप समझ गए होंगे, 7 भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 8 की। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? मैं आपको सारे के सारे बाद में भी रिपीट करा दूंगा।
आर्टिकल नंबर 8, अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। भारत के बाहर रह रहा कोई बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो अच्छा, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 8 कहता है भारत के बाहर रह रहा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता भारतीय होंगे तो। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 जो कह रहा है वो कह रहा है सटला तगैला, है ना, विदेशी नागरिकता अगर आपने ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर, एक मिनट माय डियर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, या आप लिख सकते हो खत्म की जगह आप समाप्त लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। समाप्त हो जाएगी। भारत, अगर आपने विदेशी नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 9 हमसे कह रहा है। अनुच्छेद नंबर 10 की मैं बात करूं, अनुच्छेद नंबर 10 जो कहता है वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 10, आर्टिकल नंबर 10 जो कह रहा है नागरिकता तब तक आपकी बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। नागरिकता का बना रहना तब तक, नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई देश विरोधी काम ना करें। आप कोई देश विरोधी काम ना करें। देश विरोधी काम आप क्या समझ रहे होंगे? जैसे आप भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान बढ़ाई की कर रहे हैं, बढ़ाई आप पाकिस्तान की कर रहे हैं, उसके गुणों का बखान कर रहे हैं, है ना। इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, जीत इंडिया की होगी, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से देश के खिलाफ ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे लिए अनहित हो। ऐसे लोगों को की नागरिकता बर्खास्त कर दी जाती है। नेक्स्ट, अच्छा, आपने देखा होगा जो जेल के अंदर होता है, जेल के अंदर क्या होता है? नागरिकता ही तो बर्खास्त कर, नागरिकता तो बनी रहती है, उसमें मूल अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है? नागरिकता के जो संबंधी कानून हैं वो संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून जो है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद को ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। तो आपको 5 जो ये नागरिकता है भाग 2 में, वो आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिपीट करा दूं,
देखो अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल 5 हमसे कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, कैसे लोगों की उनका जन्म भारत में हुआ, माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले आप भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता का बखान अनुच्छेद नंबर 6 में। 7 में कैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए और उनको वहाँ अच्छा नहीं लगा, वो तुरंत से वापस आ गए, तो ऐसे लोगों को जो बखान किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 7 में किया गया। अनुच्छेद 8 कह रहा है अगर कोई इंडिया का बच्चा है और वो विदेश में रह रहा है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं तो। अनुच्छेद नंबर 9 कह रहा है विदेशी नागरिकता यदि आप ले लेते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजन एक ही देश की नागरिकता आप ले सकते हो, डबल नहीं ले सकते। अनुच्छेद नंबर 10 कहता है नागरिकता तब तक आपकी बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है जो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून हैं वो संसद बनाएगी, उसको बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। नागरिकता संबंधी देखो अधिनियम ऐसे आते रहे, मैं कुछ अधिनियम की भी बात कर लेता हूँ, उसके बाद वीडियो को करते हैं खत्म। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम की मैं बात करूं, सबसे पहला जो नागरिकता अधिनियम आया था वो 1955 में आया था, 1955 में आया था, उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया गया, सुधार किया गया, तो 1986 में आया। फिर 1992 में नागरिकता अधिनियम आया, फिर उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में नागरिकता आया, और इसी प्रकार ऐसे किया गया। देखो 1986 की मैं बात करूं, 1986 में जो सुधार करके बनाया गया था, पहले तो देखो सबसे पहले था 1955 में जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी जा रही थी। अब कोई विदेशी आया, कोई आतंकवादी भारत में आ गया और उसने यहाँ पे जन्म ले लिया तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो 1986 में इसको सही किया गया, 1986 में सही किया गया कि 1986 में माता या पिता को वैलिड कर दिया गया, यानी कोई ना कोई माता या पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी हम जो है भारत का नागरिक मानेंगे। अब इसमें फिर से मिस्टेक होने लगा, विदेशी व्यक्ति कोई आया भारत घूमने के लिए, वहाँ उस व्यक्ति ने भारत में किसी महिला के साथ संबंध बना लिया और उससे जो बच्चा होने वाला है वो भारतीय कहलाएगा। अब भारतीय क्यों कहलाएगा? क्योंकि माता या पिता कोई एक भारतीय होना चाहिए, माँ तो भारतीय थी, तो इसको फिर से सुधारा गया। और तीसरा नियम लाया गया 2003 में। 2003 में कहा माता पिता दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, दोनों की नागरिकता भारतीय वैलिड होनी चाहिए तभी। ये तो था जन्म के आधार पर, और कैसे मिलती थी इसमें सुधार के साथ साथ। दूसरा था वंश के आधार पर, किस किस प्रकार से मिलती थी। दूसरी थी हमको वंश के, जैसे हमको किस आधार पे नागरिकता मिली है, हमारे पिताजी नागरिक थे, भारतीय थे, है ना। पिताजी को कैसे मिली? हमारे बाबा थे, तो हमको किस प्रकार से मिल रही? वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पर 1992 में आया था, संशोधन किया गया, उसमें माता और पिता दोनों को के आधार पे हमको मिल रही थी नागरिकता। तीसरा क्या नागरिकता लेने का प्रावधान है? वंश के आधार पे हमको मिल गई पंजीकरण। पंजीकरण क्या होता है? पंजीकरण के आधार पे हमको भारत में नागरिकता मिल जाएगी। कैसे? कोई भी विदेशी व्यक्ति 7 साल से भारत में रह रहा हो, कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो पहले वो 7 साल जो है भारत में व्यतीत करे, 7 ईयर से भारत में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो। नेक्स्ट बात है
पंजीकरण के आधार पे, सबसे पहले जन्म के आधार पे, फिर वंश के आधार पे, तीसरा चाहिए तो पंजीकरण। पंजीकरण के बाद आ जाती है देशीकरण। देशीकरण क्या होता है? देशीकरण के आधार पे कैसे हमें भारत की नागरिकता मिलती है? कोई भी एक कला में आप निपुण हो, कोई भी कला आपको हो, कला या विज्ञान, कोई भी मतलब भारतीय विषय का किसी का आपको ज्ञान हो, कोई एक भारतीय भाषा आनी चाहिए, कोई भी, जितनी भी भारत में भाषाएं हैं, हिंदी मलयालम, जितनी भी भारत में बोली जाने वाली भाषा हैं, वो किसी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए और आप 10 साल से भारत में रह रहे हो। 10 साल से भारत में रह रहे हो तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा देशीकरण प्रक्रिया के अनुसार। नेक्स्ट जो है अर्जित भूमि। नेक्स्ट हो जाता है अर्जित भूमि। जैसे हमने अभी आपको पिछले में बताया था 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। तो 22वां राज्य बना तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो अर्जित भूमि, अगर हम किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेते हैं और वहाँ पे जो जितने भी व्यक्ति रहते हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो अर्जित भूमि के आधार पे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो सिक्किम। तो अच्छा, भारत में किस किस प्रकार की नागरिकता का वर्णन किया गया है? कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लें ताकि जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो होता है। अच्छा, एक तो ये तो हमने बात कर ली हमको किस किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता का समापन यानी हमारी नागरिकता बर्खास्त किस किस तरीके से करी जा सकती है उसकी भी मैं बात कर लूँ। नागरिकता का जो समापन है वो किस किस प्रकार से किया जा सकता है। या तो हम त्याग दे दें, या तो हम त्याग कर दें नागरिकता को। दूसरा, बर्खास्त कर दिया जाएगा जब हम कोई देश विरोधी काम करेंगे, बर्खास्त हो जाएगा। तीसरा, वंचित या बर्खास्त। वंचित भी देश विरोधी कार्य में ही किया जाता है, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में जो है वो इकहरी नागरिकता का वर्णन है। भारत में जो नागरिकता का वर्णन किया जाता है वो इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता का वर्णन किया गया है भारत में। कहाँ से नागरिकता लिया गया? तो देश ब्रिटेन। नागरिकता का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। क्लियर? ओके। अधिनियम, कौन से अधिनियम से? तो अभी हमने पिछले में बताया 1955। सबसे पहला जो नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया था? 1955। सबसे पहला अधिनियम आपसे पूछता है। नेक्स्ट, पहला संशोधन कब किया गया था? 1955 में पहला अधिनियम आया और संशोधन जो पहला किया गया था 1986 में किया गया था। पहला संशोधन आप लिख सकते हो, पहला संशोधन। ओके। प्राप्ति की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां। कौन कौन सी? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। ठीक है। और नागरिकता संबंधी हम लिख सकते हैं प्राप्ति की विधि। प्राप्ति की विधि कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन से? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि। नेक्स्ट, नागरिकता संबंधी अधिकार कौन? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार ये किसके पास है? कौन से मंत्रालय के पास है? तो कौन सा है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक में नागरिकता का वर्णन किया गया है। थैंक यू। डिवाइस ओवर हीट हो गई, तो फिर से मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कीप सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे।